हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो इन सारे क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 प्लस Br2 दैट इज इक्वल टू CS3Br प्लस HBr, एक्सपेरिमेंटल डेटा रिक्वायर्स फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है और इस केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन भी आपको दे रखा है। फिर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। तो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। केमिकल रिएक्शन क्या है, CH4 मीथेन प्लस Br2। एल्केन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा रहे तो फोटो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक Br एटम अटैच करना होता है। मिथाइल ब्रोमाइड प्लस HBr, ये अपने पास प्रोडक्ट आ गए। इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, DCS3Br डिवाइडेड बाई dt। इसका मतलब CH3Br अपने पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का रेट आपको दे रखा है। प्रोडक्ट का रेट क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस। और अगर इस रेट ऑफ अपीयरेंस में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का डिवाइड कर दो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसके इक्वल आ जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आपको क्या दे रखा है, K1 इंटू CH4 का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई Br2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस HBr का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Br2 का कॉन्सेंट्रेशन। ये आपके पास रेट एक्सप्रेशन है। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट में फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट निकलेंगे। पहला स्टेटमेंट है, रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरे को वैसे ही गलत लग गया, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता, अगर ये सिंगल स्टेप होता तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है बहुत सिंपल आने वाला था। सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर आप K कंसीडर करते हो तो पहली बात तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट केवल एक ही होता, रेट कांस्टेंट दो नहीं हो सकते। एक पर्टिकुलर रिएक्शन इस तरीके से A से क्या बन रहा है B, इसका रेट कांस्टेंट अगर K है और अगर ये सिंगल स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल आता है। कितना आता है, K मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेस्ट टू पावर ऑर्डर। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज A रेस्ट टू पावर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। A की रेट कांस्टेंट आता, केवल न्यूमरेटर का टर्म होता, डिनोमिनेटर में टर्म नहीं आ सकता था। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को किसी ने एलिमेंट्री स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया होगा, फिर उन एलिमेंट्री स्टेप में कौन सा स्टेप देखा होगा, स्लोएस्ट स्टेप। यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी स्टेप से इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन डिराइव किया होगा। लेकिन ये स्लोएस्ट स्टेप अपने पास कहां पे होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक एलिमेंट्री स्टेप में। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो ही नहीं सकता। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता तो एकदम सिंपल सा रेट एक्सप्रेशन यहां से आ सकता था। सेकंड क्या हो गया, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन HBr कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। इनिशियल स्टेजेस की अगर बात करें, टाइम t इक्वल टू जीरो के अराउंड अगर बात करें तो HBr प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट जीरो होगा। HBr की कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो होगी तो ये टर्म हटा दो, 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, CH4 और Br2। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K1 इंटू CH4 मल्टीप्लाइड बाई Br2। यहाँ पे रेस्ट टू पावर 1 है, यहाँ पे रेस्ट टू पावर 1 है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेस्ट टू पावर सम कोफिशिएंट। इस कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और हर किसी कोफिशिएंट का सम करेंगे तो n इक्वल टू 2। कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर व्हेन फाइनल स्टेजेस Br2 कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। फाइनल स्टेजेस की अगर बात कर रहे हैं तो ये अपने पास Br2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा हो जाएगा। तो Br2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, एक से तो ज्यादा होगी। एक से ज्यादा होगी तो एक को यहाँ पे नेग्लेजिबल कर सकते हैं। K1 मल्टीप्लाइड बाई CH4 कॉन्सेंट्रेशन Br2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई K2 इंटू HBr कॉन्सेंट्रेशन Br2 कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको केवल क्या निकालना, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालेंगे तो बेसिकली दो अपने पास यहाँ पे स्पीशीज होंगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, 1 और 1, तो यहां से ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, 2। आप शायद तो ऐसे भी कर सकते हो कि Br2 ऊपर पहुंचा सकते हो, HBr नीचे रख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ऑर्डर तो 2 ही आएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। मॉलिक्युलैरिटी 2 है तो गलत हो गया।
मॉलिक्युलैरिटी जो टर्म है ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी टर्म डिफाइंड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास आंसर कितना आ गया, 2 और 3। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये जो रेट एक्सप्रेशन है ये भी बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इस रेट एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में आपसे कुछ ऑप्शंस पूछे हुए थे, आपने ये निकाल के बता दिया कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, सिंपली एवरेज रेट पे आपको दे रखा है A + 2B दैट इज इक्वल टू 5C + 7D। Concentration of B decreases from 1.2 molar to 0.4 molar in 10 minutes. Find rate of reaction and find rate of appearance of C. Rate of reaction भी फाइंड आउट करना है, और जो यहां पे अपने पास रिएक्टेंट है A, रिएक्टेंट A है, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट है C, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत सिंपली आप अप्रोच कर सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आपको रिलेशनशिप पता है। क्वेश्चन लिख देता हूं, A + 2B इससे क्या बन रहा है, 5C + 7D। इसमें आपको क्या दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिक्रीजेस फ्रॉम 1.2 मोलर टू 0.4 मोलर। B अपने पास क्या है, रिएक्टेंट। तो ऐसा करते हैं, पहले B का रेट आप फाइंड आउट कर लो। रेट ऑफ B से आप क्या फाइंड आउट करना, फिर रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को आप किसी भी इंडिविजुअल रेट के साथ रिलेट कर सकते हो। इंडिविजुअल रेट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, C का रेट। तो यहां से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ C। बताइए रेट ऑफ B अपने पास कितना होगा, dB/dt माइनस dB/dt होगा, क्योंकि यहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव क्वांटिटी आता है। रेट नेगेटिव में आपको नहीं लाना है। प्रोडक्ट के लिए जब भी आपको D प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई dt करना है, तो सामने आप माइनस लगा दो ताकि अपने पास क्या आ जाए, पॉजिटिव रेट आ जाए। तो बताइए ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मोलर माइनस 1.2 मोलर डिवाइडेड बाई हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, 10 मिनट। 10 मिनट में ऐसा हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 मिनट माइनस 0 मिनट। 10 मिनट के टाइम में 0.8 डिवाइडेड बाई 10, 0.08 मोल पर लीटर पर टाइम, मतलब कि पर मिनट। ये अपने पास आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B में अगर आप 2 का डिवाइड कर दोगे, माइनस dB/dt में 2 का डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। इंडिविजुअल रेट में अगर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दिया जाता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.08, ये कितना हो जाएगा, 0.04 मोल पर लीटर पर मिनट। ये अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या निकालोगे, इंडिविजुअली C का रेट है। बताइए C का रेट कितना होगा, dC/dt, रेट ऑफ अपीयरेंस है। यहाँ पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अनुसार इंक्रीज होती है। तो जो DC की वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है, DT का वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है, तो रेट अपने आप ही पॉजिटिव आ रहा है। dC/dt में अगर आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 का डिवाइड करोगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है, 0.04 dC/dt। तो dC/dt अपने पास कितना हो गया, 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, केवल आपको इतना याद दिलाना था कि रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। बाकी इसको बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Na to B whose concentration versus time curve is shown in the figure, if half of the reaction is completed, if half of this reaction is completed in 24 minutes, find out the value of n। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखा है, और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या बता रखा है कि हाफ लाइफ 24 मिनट है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका टाइम के साथ कर्व दे रखा है। तो इस कर्व में कुछ वैल्यूज इंडिकेटेड हैं, उन वैल्यूज को यूटिलाइज करके आपको ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। रिएक्शन कुछ इस तरीके से, Na से क्या बन रहा है, B, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व आपको दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से। इधर टाइम है,
इधर कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट ए उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट बी टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये दे रखा है 48, इधर दे रखा है कुछ 24, इधर दे रखा है 72। तो ये 48 मिनट पे क्या हो रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको नोटिस करना है। 48 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो गया एट 48 मिनट। इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो आपको कितना दे रखा है, 24 मिनट। ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यू ऑफ एन आपको निकालना है, ठीक है। तो ये जो आपको दे रखा है ना, a इक्वल टू बी एट 48 मिनट, इसी को आप यूटिलाइज करो, इसी से आप कोई इक्वेशन बनाओ, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। चलो n a से क्या बन रहा है b, लेट अस से कि इसका a नॉट मोल है, शुरुआत में इसका कितना है 0, आफ्टर सम टाइम t, और t अपने पास कितना है 48 मिनट। 48 मिनट के बाद इसमें से कुछ मोल डिसोशिएट होंगे, लेट अस से कि nx मोल डिसोशिएट होता है, तो nx मोल अगर इसके डिसोशिएट होंगे तो इसका कितना बनेगा, बेसिकली 1, दैट मीन्स कि x मोल बनेगा। तो 48 मिनट पे a की जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो b की कॉन्सेंट्रेशन है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, a नॉट माइनस nx दैट इज इक्वल टू x। तो ये कितना हो जाएगा, a नॉट 1 प्लस n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू x। तो आपको ये पता चल गया कि 48 मिनट में a नॉट में से कितना मोल डिसोशिएट होता है। अब इतना मोल ये डिसोशिएट हो रहा है और इसी के रेस्पेक्ट में अपने पास b की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, a और b दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 48 मिनट पे इक्वल है। अब बताइए और कैसे हम बता सकते हैं, a नॉट माइनस एन एक्स आपको पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गई, तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट 48 मिनट ये कितना हो गया, a नॉट माइनस एन एक्स, ए नॉट माइनस एन इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, a नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। तो ये कितना हो जाएगा, a नॉट इंटू ए नॉट इंटू ए यहाँ पे भी है, और क्या हो जाएगा, e नॉट ही बचेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। ये अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट 48 मिनट। और आपको क्या लगता है कि 48 मिनट पे a की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको हाफ लाइफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये भी पता है। बताइए फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 24 मिनट के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, a नॉट से हो जाएगी a नॉट बाई 2 आफ्टर 24 मिनट। और अगेन 24 मिनट और आपको स्पेंड करनी है, मतलब कि सेकंड हाफ लाइफ के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन अगेन कितना हो जाएगा, हाफ। तो a नॉट बाई 2 का हाफ कितना होता है, a नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, a नॉट बाई 4 हो जाएगा। और ये सारे रिलेशनशिप आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पता है। तो 48 मिनट के बाद आपको क्या लगता है कि a का जो कॉन्सेंट्रेशन है a नॉट बाई 4 हो जाना चाहिए। और इस तरीके से जब आपने सॉल्व किया तो a का कॉन्सेंट्रेशन कितना निकल गया, a नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन, a नॉट से n नॉट चला गया, n इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या है 3a, और इससे क्या बन रहा है b, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ 24 मिनट है। तो 48 मिनट के बाद a और b का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्वल हो जाएगा। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने बता दिया कि a के सामने स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या था, 3 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सोडियम मेटल आपको दे रखा है 1124, मतलब कि रेडियो एक्टिव है, क्योंकि सोडियम मेटल का जो स्टेबल आइसोटॉप है वो 1123 है। और ये इसने खुद ने भी बोला हुआ है कि 1124 ये जो सोडियम मेटल का सैंपल है ये बेसिकली रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है तो ये सोडियम मेटल का जो एटम है ये बेसिकली डिसइंटीग्रेट होगा। सोडियम मेटल हाफ लाइफ 15 आवर्स, इसका टी हाफ दे रखा है 15 आवर्स, इज नॉन टू कंटेन सम रेडियो एक्टिव इम्प्योरिटी। इसके अंदर अगेन रेडियो एक्टिव इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जिसका हाफ लाइफ कितना है 3 आवर्स। इम्प्योरिटी भी रेडियो एक्टिव है, टी हाफ। अब क्या पूछा गया है, इन अ सैंपल, ठीक है, दिस सैंपल एज इनिशियल एक्टिविटी इज 1000 काउंट्स पर मिनट। जैसे कि एक्टिविटी अपने पास क्या होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, यहाँ पे एक्टिविटी आपको क्या दे रखा है 1000 काउंट्स पर मिनट। ठीक है, कुछ दे रखा है आपको, वैसे भी मैग्नीट्यूड से मतलब है 1000 काउंट्स पर मिनट। ये इस मिक्सचर का इनिशियल एक्टिविटी है, ए नॉट मान लेता हूं मैं इसको। After 30 hours, it shows the activity of 200 counts per minute. What is the percentage of initial activity due to impurity? ये जो initial activity है इसमें impurity का percentage क्या होगा? और आपको क्या बता रखा है कि 30 घंटे के बाद after 3 hours इस मिक्सचर का जो
एक्टिविटी है ये कितना हो जाता है 200 काउंट्स पर मिनट। एकदम सही बात है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये जो रेडियो एक्टिव इम्प्योरिटी है ये डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होने के बाद इनके नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स अगर कम होंगे तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से डिक्रीज हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिके, कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। ठीक है, इनिशियली अपने पास 1000 है, इसमें सोडियम मेटल का एक्टिविटी है, इम्प्योरिटी का एक्टिविटी है। आफ्टर 30 आवर्स मिक्सचर का जो एक्टिविटी है दैट इज 200 में सोडियम मेटल का भी है और इम्प्योरिटी का भी है। तो लेट अस से कि सोडियम मेटल और इम्प्योरिटी, इनिशियली इसका एक्टिविटी अज्यूम कर लेता हूं x, तो इसका कितना हो जाएगा 1000 माइनस एक्स। बाकी आपको बताइए कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर में हर हाफ लाइफ के बाद इनकी एक्टिविटी कितनी हो जानी चाहिए, हाफ। तो बताइए 30 घंटे में सोडियम मेटल का हाफ लाइफ कितना होगा, 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद इसकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगी x/2, सेकंड हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगी x/4। सिमिलरली यहां पे ये 30 आवर्स का टाइम लग रहा है और इसका जो टी हाफ है दैट इज 3 आवर्स, तो टोटल 10 हाफ लाइफ। आफ्टर 10 हाफ लाइफ इसका जो एक्टिविटी है वो कितना हो जाना चाहिए इम्प्योरिटी का, इनिशियल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2⁻10। और ये जो दोनों एक्टिविटी आपने निकाल ली है सोडियम मेटल का और इम्प्योरिटी का, इन दोनों एक्टिविटी का सम आपको कितना दे रखा है 30 आवर्स के बाद 200 काउंट्स पर मिनट। तो एक इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा और बहुत इजीली आप ये निकाल पाओगे कि इनिशियल जो आपके पास मिक्सचर है इस मिक्सचर में इम्प्योरिटी का एक्टिविटी कितना है। इक्वेशन क्या बन गया, एक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल प्लस एक्टिविटी ऑफ इम्प्योरिटी 1024 that is equal to 200 at टाइम t equal to 30 आवर्स। 30 आवर्स पे इम्प्योरिटी की 10 हाफ लाइफ हो गई और 30 आवर्स पे जो सोडियम मेटल है इसका 2 हाफ लाइफ हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x is equal to 800 आने वाला है। तो x अगर 800 है तो 1000 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 200। ये इम्प्योरिटी का एक्टिविटी है और ये सोडियम मेटल का एक्टिविटी है। तो बताओ परसेंटेज में कितना हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ इम्प्योरिटी डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये टोटल यहाँ पे 20% प्रेजेंट है, बाकी 80% प्योर मेटल सोडियम प्रेजेंट है। और ये इनिशियल मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, इनिशियल मिक्सचर में सोडियम मेटल 80% प्रेजेंट है और इम्प्योरिटी कितना है 20%। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। केवल इतना याद रखना था कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर होता है और फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ आपको दे रखा है, हर हाफ लाइफ के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल रिएक्टेंट का, और रिएक्टेंट यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल का जो कॉन्सेंट्रेशन है हर किसी हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसियस कंपोनेंट इसमें दे रखे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, ए दैट इज इक्वल टू B-1 B प्लस C, जहां पे B का जो वैल्यू है ये A से ज्यादा है। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, B-1 B प्लस C, ऑल कंपोनेंट्स आर गैसियस और टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है बेसिकली। तो क्या होगा, PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस कंपोनेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जो काम प्रेशर से हो सकता है वो नंबर ऑफ मोल से हो सकता है, जो काम नंबर ऑफ मोल से हो सकता है वो काम प्रेशर से भी हो सकता है। विद B ग्रेटर देन A, ठीक है, ये वैल्यू भी आपको दे रखी है। द प्रेशर ऑफ सिस्टम रोज बाय 50 इंटू B-1%। तो सिंपल सी बात है, B की वैल्यू अगर A से ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर, टोटल सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसने क्या बता रखा है कि सिस्टम का प्रेशर 50 इंटू B/A-1 इतने परसेंटेज से इंक्रीज कर गया इन द टाइम ऑफ 10 मिनट, इन टाइम ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट के बाद इस टोटल सिस्टम का जो प्रेशर है 50 इंटू B/A-1 इतने परसेंटेज से इंक्रीज कर गया है। फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। टी हाफ आपको पता करना है, तो टी हाफ का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, हाफ। ठीक है,
प्रेशर इंक्रीज कर गया है तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल भी इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इंक्रीज कर गया मतलब कि गैस के मोल इंक्रीज कर गए, तो एक तरीके से आप इसको क्या मान लो, मोल्स में इंक्रीमेंट मान लो 50 इंटू बी अपॉन ए माइनस 1% का। अज्यूम कर लेते हैं कि इसका इनिशियल मोल कितना है, फाइनल मोल आपको बता देना है आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट। तो फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल, ये तो इंक्रीमेंट आ जाएगा। इंक्रीमेंट में अगर इनिशियल मोल का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, और ये परसेंटेज में वैल्यू आपको दे रखा है। यहीं से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा, इसी को सॉल्व करना है। क्या अज्यूम करें, लेट अस से कि इसके मोल ए ही है टाइम टी इक्वल टू 0 पे, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 टाइम टी इक्वल टू कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है। ए में से कितना चला गया, ए एक्स भेज देता हूं, मैं चाहूं तो एक्स भी भेज सकता हूं, लेकिन x अगर यहां से जाएगा तो फिर स्टोइकियोमेट्री मेरे को देखना पड़ेगा कि a मोल से कितना बनता है b माइनस 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा b माइनस 1 डिवाइडेड बाई a। उससे अच्छा क्या है कि यहां से मैं a ही भेज देता हूं, a इंटू एक्स, तो ये कितना बन जाएगा b माइनस 1 इंटू एक्स, और ये कितना बन जाएगा 1 इंटू एक्स। तो ये कितना बन गया b माइनस 1 इंटू एक्स, और ये कितना बन गया 1 इंटू एक्स। ये अपने पास मोल आ गए टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पे। इनिशियली मोल अपने पास कितना है a, और आपको ये बता रखा है कि प्रेशर में इंक्रीमेंट अगर इतना होता है तो नंबर ऑफ मोल में भी इंक्रीमेंट एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीमेंट हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीमेंट का परसेंटेज तो कैसे आता है, इंक्रीमेंट जितना भी इंक्रीमेंट होता है डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो बताओ इंक्रीमेंट का परसेंटेज कितना, 50 इंटू बी अपॉन ए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इधर लगा देता हूं। इनिशियली अपने पास टोटल प्रेशर जितना भी होगा उस प्रेशर के रेस्पेक्ट में मोल कितने रहे होंगे a, और आफ्टर टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पे मोल अपने पास कितने हो गए, टोटल मोल अपने पास कितने हो गए a माइनस ए एक्स, यहां से कितना आ जाएगा बी एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये मोल अपने पास कितने हो गए, टोटल मोल्स टोटल दैट इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए एक्स। टोटल मोल एट 10 मिनट में से आप क्या करो, इनिशियल मोल माइनस कर दो, तो अपने पास मोल्स का इंक्रीमेंट आ जाएगा, इंक्रीज इन मोल्स ऑफ गैस। कितना हो गया a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल, तो इंक्रीमेंट कितना आ गया b माइनस ए इंटू एक्स। इंक्रीमेंट हुआ b माइनस ए इंटू एक्स का। इनिशियली अपने पास कितने मोल थे, a मोल, तो यहां से मोल्स का इंक्रीमेंट आप निकाल सकते हो। ये मोल्स का इंक्रीमेंट 50 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए के इक्वल आएगा। ठीक है, सॉल्व करो सर। तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, बी माइनस ए चला गया, तो ये अपने पास आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 तो नीचे आएगा, a डिवाइडेड बाई 2a दैट इज इक्वल टू x। आपको ये पता चल गया कि टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पे ये जो अपने पास रिएक्टेंट A है, इस रिएक्टेंट A में से इतने मोल डिसोशिएट हो जाता है, और आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ। चलो हाफ लाइफ भी बता ही देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने मोल डिसोशिएट हो गए ये आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये भी आपको पता है, b माइनस 1 b प्लस सी। इनिशियली कितना था, टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पे कितना हो गया, a माइनस ए एक्स। इनिशियली a था a माइनस ए एक्स, a माइनस a इंटू ए एक्स, एक्स की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया a माइनस ए बाई 2। तो बताओ a में से कितना कंज्यूम हो रहा है, a बाई 2, जस्ट हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है, तो इसकी लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी, हाफ। a से a बाई 2 लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन है, हाफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट है, तो ये बेसिकली जो टाइम लग रहा है ये हाफ लाइफ ही है। तो टाइम t हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मिनट। बहुत इजीली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। केवल आपको हमेशा इस रिएक्शन को लिखने से घबराना नहीं है। रिएक्शन को आप लिखो कि इनिशियली अपने पास रिएक्टेंट इतना प्रेजेंट था, टाइम t इक्वल टू 2 पे, इसमें से मान लो कि x मोल अगर डिसोशिएट हो गए तो प्रोडक्ट आपके पास कितने बनेंगे, और फिर इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया करो, बहुत इजीली आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, मतलब कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। द रेस्पेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट्स आर K1, K2 और K3। ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज K that is equal to K1 into K3 divided by K2। RNAS इक्वेशन का क्वेश्चन लग रहा है। If energy of activation is 40, 30, 20 kilojoule per mole, then the overall energy of activation, assuming A to be constant for all,
और इसका आंसर क्या आ सकता है? एक अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 3 स्टेप में होती है, हर किसी स्टेप का रेट कांस्टेंट के आपको दे रखा है और ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के भी आपको दे रखा है। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है ना, इसी का फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करके ओवरऑल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। चलो आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के में आर्हेनियस इक्वेशन आपको पता है क्या आता है? आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है और ये जो कैपिटल ए है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और K क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। चलो वैल्यू क्या दे रखी है? अलग अलग स्टेप्स है तो K1, K2 और K3 तीन रेट कांस्टेंट की वैल्यू है और इन तीनों स्टेप के रेस्पेक्ट में इनका जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है दैट इज 40 किलो जूल, 30 किलो जूल एंड 20 किलो जूल। ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है? K दैट इज इक्वल टू K1 इंटू K3 डिवाइडेड बाई K2। ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपको केवल इतना पता करना है कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा। तो बताइए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा? फॉर्मूला यूज करो बस, A ई रेस टू पावर माइनस ई ए ओवरऑल डिवाइडेड बाई आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है और हर किसी स्टेप के लिए ए का जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए का वैल्यू कांस्टेंट आपको दे रखा है, वरना क्या यूज करना पड़ता? ए ओवरऑल यहाँ पे क्या आता? A1 ओवरऑल, सॉरी A1 यहाँ पे क्या आता? A3 यहाँ पे क्या आता? A2। लेकिन ये सब आपको सेम दे रखा है। A K1 का वैल्यू क्या होगा? ई रेस टू पावर माइनस ई ए वन आर टी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। इसका क्या होगा? A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए टू आर टी 3 है ये। और K2 के लिए क्या होगा? A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए टू आर टी। A सब चला गया, ये कितना हो गया? ई रेस टू पावर माइनस ई ए ओवरऑल डिवाइडेड बाई आर टी दैट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, ये हो गया अपने पास माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ई ए वन अपॉन आर टी भी कॉमन आ जाएगा, ई ए वन प्लस ई ए थ्री माइनस ई ए टू। ये आ गया फैक्टर, दोनों के इक्वलाइज करोगे आर टी ई रेस टू पावर माइनस सबको सेम है, तो ई ए ओवरऑल अपने पास क्या आ गया? ई ए वन प्लस ई ए थ्री माइनस ई ए टू। ये कितना है? 40, ये कितना है? 20, ये कितना है? 30। 40 प्लस 20 माइनस 30 कितना हो गया? 30 किलो जूल पर मोल इज द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, केवल ये पता होना चाहिए कि आरएनएस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट के और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो क्वेश्चंस तो बेसिकली बहुत इजी है, सारे जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, compound A and B reacts with the common reagent with first order kinetics. In both cases, if 99% of A must react before 1% of B has reacted, what is the minimum ratio of their respective rate constant? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक A रिएक्टेंट है, एक B रिएक्टेंट है, लेटर से कि कॉमन C रिएक्टेंट से रिएक्ट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट वगैरह बन रहा है, कोई इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब बताइए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो ठीक है, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी इन्होंने इक्वल ही दे रखा है और इन्होंने क्या पूछा है कि जब 99% ऑफ ए रिएक्ट कर जाता है तो बी का केवल कितना रिएक्ट करता है? 1%। तो आपसे ये पूछा है कि दोनों के रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या हो सकता है। इसका क्या कर सकते हैं? के ए, इसका क्या बोल सकते हैं? के बी। ये रेट कांस्टेंट आपको अज्यूम कर लेते हैं और K डिवाइडेड बाई के बी का रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल हो गया, अगर इसका 99% रिएक्ट करता है और उतने टाइम में केवल इसका 1% रिएक्ट करता है, इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन कैसा है? फास्ट है और सेकंड रिएक्शन कैसा है? स्लो है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा। यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? कम। दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखा है, सेम टाइम में इसका 99% रिएक्ट करता है तो इसका 1% रिएक्ट करता है। बाकी अब हो गया, बताओ ए के लिए क्या होगा? ln ए नॉट डिवाइडेड बाई ए दैट इज इक्वल टू के ए इंटू टी। यही होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। शुरुआत में अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, 99% रिएक्ट कर गया तो कितना बच गया? 1%। तो ए नॉट और 1% कितना होता है? 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए नॉट दैट इज इक्वल टू के इंटू लेट अस से कि टाइम टी स्पेंड हमने किया है और एग्जैक्टली सेम टाइम में इसका कितना रिएक्ट कर रहा है? 1%।
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट 1% अगर रिएक्ट कर रहा है तो लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 99% और 99% ऑफ ए नॉट। यहां पर हम क्या पुट करते हैं टाइम टी पे, सॉरी टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, नीचे क्या पुट करते हैं टाइम टी इक्वल टू टी पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है, और यही अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है फर्स्ट ऑर्डर का। दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बी रिएक्शन, और यहाँ पे मैंने के बी लिख दिया, सेम टाइम आपको टी लग रहा है। अब तो इजी हो गया, के बाई के बी का रेशियो तो आपको बताना है, तो के डिवाइडेड बाई के बी दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ln 100 और ये कितना हो जाएगा ln 100 बाई 99। तो ये अपने पास मिनिमम के बाई के बी का रेशियो होना चाहिए, तब सेम टाइम में ए का अगर 99% रिएक्ट करता है तो बी का कितना रिएक्ट करेगा 1%। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपने अटेम्प्ट कर लिया, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अच्छा है, ये ए और बी कोई रिएक्टेंट है, इन दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, टेबल बना के दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में इनिशियल रेट आपको दे रखा है। तो बेसिकली इनिशियल रेट मेथड का यूज करना है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है। ऑर्डर डिटर्मिनेशन के लिए टोटल 5 मेथड्स आपको बताए थे और ये सारे मेथड्स बहुत इजी हैं, जैसे कि हाफ लाइफ मेथड हो गया, ऑस्टवोल्ड आइसोलेशन मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, इनिशियल रेट मेथड हो गया। तो इनिशियल रेट मेथड को यूज करके ही यहां पर ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमें बताना, ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। बाकी इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछा है, जैसे कि रेट कांस्टेंट पूछा है 300 केल्विन पे और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा है। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आपको बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है 300 केल्विन पे, तो सेम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन दे रखा होगा तभी सेम टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम बता सकते हैं। और क्या बताना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ से बताते हैं, आरएनएस इक्वेशन से। तो आरएनएस इक्वेशन को यूज करने के लिए सफिशिएंट डेटा यहाँ पे मिलेगा आपको। ए और बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है, इनिशियल रेट आपको दे रखा है, तो डेटा से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इनिशियल रेट कितने पे दे रखा है 300 केल्विन पे, और एक और एक्स्ट्रा डेटा यार क्या दे रखा है 400 केल्विन पे इनिशियल रेट। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻³ 1.6 × 10⁻², 5 × 10⁻⁴, ये रेट है अपने पास 300 केल्विन पे, तो 2 × 10⁻³ देख लो रेट इंक्रीज हो गया टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया। कॉन्सेंट्रेशन है 2.5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴, 1.0 × 10⁻³ यहाँ पर है 3 × 10⁻⁵, 6 × 10⁻⁵, 6 × 10⁻⁵। इनिशियल रेट मेथड यूज करना है। इनिशियल रेट मेथड यूज करके सबसे पहले तो ए और बी दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। ऑर्डर डिटरमाइन करने के बाद क्या बन जाएगा, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट के होता है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और फाइनली आपको क्या बताना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर अपने पास या तो ए रिएजेंट या बी रिएजेंट के रेस्पेक्ट में हमें देखना होता है। ऐसे डेटा सेट पे आप नजर डालते हो जिस डेटा सेट में एक पर्टिकुलर रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा तो यहां पे बेसिकली रेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। रेट पे जो इंपैक्ट आएगा किसकी वजह से आएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे चेंज होगा। लेट अस है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है तो क्या ऑर्डर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लीजिए कि क्वाड्रुपल हो जाता है तो क्या ऑर्डर आएगा, ये सब आपको निकालना होता है और इसी डेटा सेट पे आप नजर डालो। बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर देयर ऑर्डर। लेट अस से कि ऑर्डर कितना हो गया एक्स और वाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास कितना है 4 × 10⁻³ के इंटू 5 × 10⁻⁴ एक्स, और बी की कॉन्सेंट्रेशन बी ही लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि दोनों में कांस्टेंट आएगी। अब बताइए ये रेट ऑफ रिएक्शन अगली बार क्या हो गया 1.6 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई रेट कांस्टेंट के। सेम रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू चेंज मत कर देना। कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना हो गया और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों को डिवाइड कर दो तो अपने आप ही एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
ये कितना हो गया 16 इंटू 10⁻³ तो 4 डिवाइडेड बाई 16 1/4 होता है। ये 10 हो गया, यहाँ 10⁻⁴ कर देता हूँ, ये हटा दो, 5 डिवाइडेड बाई 10 1/2 हो गया, 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 2। a के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना आ गया 2। अब b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, तो b के रेस्पेक्ट में अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो बेसिकली a का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा डेटा सेट पे हम नजर डालेंगे। लेकिन a की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है, तो किसी भी डेटा सेट, किसी भी दो डेटा सेट से हम b का बेसिकली ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड डेटा सेट को आप यूज करो, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन, यही बताना है। इनिशियली अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 5 इंटू 10⁻⁴, यहाँ कितना है 4 इंटू 10⁻³ k इंटू a⁻x, k इंटू a⁻x, b⁻y, b⁻y, a⁻x कटेगा नहीं क्योंकि दोनों समय पे a का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। a के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर आ ही गया ना, b के रेस्पेक्ट में भी आ जाएगा। a की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁴ और 5 इंटू 10⁻⁴ रेस्ट टू पावर x आ जाएगा। b की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 3 इंटू 10⁻⁵ और 6 इंटू 10⁻⁵ रेस्ट टू पावर y। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, ये 40, 5 डिवाइडेड बाई 40 1/8 हो गया। ये 1/2 रेस्ट टू पावर x की वैल्यू क्या है 2 है। x मतलब क्या हो गया ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएजेंट, ए रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2 है, और ये भी कितना हो गया 1/2 रेस्ट टू पावर y। तो 1/2 रेस्ट टू पावर 2 1/4 1/8 1/2 हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू पावर y। तो यहाँ से क्या आ गया y इज इक्वल टू 1। तो b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 1 और a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 2। a और b का जो ऑर्डर है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। रेट डिटर्मिनेशन मेथड है, बेसिकली इनिशियल रेट है ये। अब सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन वाले डेटा सेट से आप मतलब रखो, रेट कांस्टेंट तो बहुत इजीली आ जाएगा। ए और बी के रेस्पेक्ट में आपने ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया तो रेट एक्सप्रेशन बना लो। रेट एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज आपको पता है, ओनली रेट कांस्टेंट नहीं पता है। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेस्ट टू पावर ऑर्डर। रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है ए और बी रेस्ट टू पावर ऑर्डर। ए पता है, बी पता है, रेट ऑफ रिएक्शन पता है, के नहीं पता है। कौन सा डेटा सेट आप यूज कर सकते हो, कोई भी कर लो तीनों में से। लेट अस से कि फर्स्ट डेटा सेट अगर यूज किया तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ के आपको फाइंड आउट करना है। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴ रेस्ट टू पावर 2 और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 3 इंटू 10⁻⁵ रेस्ट टू पावर 1। चलो कैलकुलेट कर देते हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁴ है ये कितना हो गया 5/3 10⁻⁻1 तो ये हो जाएगा 50/3 हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू के इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁸। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 है ना ये, तो 10⁻9 हो जाएगा ये 2.5 से ये 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 7.5 तो 2 डिवाइडेड बाई 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के एट 300 केल्विन। अब नेक्स्ट आपको क्या बताना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपने पास कहां से आता है, आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल टू A इंटू e⁻⁻ K इज इक्वल टू A इंटू e⁻⁻ अगर सिंगल इक्वेशन को यूज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी बताना चाहते हो तो आपको बेसिकली सारी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। जैसे कि ये कि आपको पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, तब जाके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ सकता है। टेम्परेचर आपको पता है, के आपको पता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए नहीं पता है, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली डिफरेंट के के लिए, हाँ डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट के आपको पता है इस टेबल से, तो वहाँ से क्या पता चल जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सॉल्व करके बता देता हूँ। लॉग अगर इसका लेंगे तो ln k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ln a माइनस EA/RT।
वापस से वही के और ई ए के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टेम्परेचर की बात है तो उसको K1 D1 बोलेंगे। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट हम अज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी EA लिखा है, वरना क्या लिखना पड़ता EA1 EA2, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ln K2 दैट इज इक्वल टू ln A माइनस EA डिवाइडेड बाई RT2। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे अगर तो ln A तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ln K2 डिवाइडेड बाई K1 दैट इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा EA डिवाइडेड बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखो क्या क्या आपको पता है। K1 मतलब कि टेम्परेचर T1 अज्यूम कर लेते हैं 300 केल्विन, टेम्परेचर T2 अज्यूम कर लेते हैं 400 केल्विन। 300 केल्विन पे आपको क्या पता है, K1 का वैल्यू पता है, अभी अभी आपने पता किया, और 400 केल्विन पे आप K2 की वैल्यू भी पता कर सकते हो। केवल यही इक्वेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा पुट करना होगा कि जो 400 केल्विन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 400 केल्विन पे रेट कांस्टेंट K का वैल्यू आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू 300 केल्विन पे भी आपको पता है, 400 केल्विन पे भी पता है, टेम्परेचर T1 का वैल्यू पता है, टेम्परेचर T2 का वैल्यू पता है, सारे वेरिएबल यहाँ पे आपको पता है, केवल क्या नहीं पता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है वैसे तो, अभी तक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया ही नहीं है। इफ dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू k इंटू एच प्लस रेस टू पावर n, कोई रेट आपको दे रखा है और रेट किस पे डिपेंड करता है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे, रेस टू पावर n, H प्लस आयन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दे रखा है n, इसी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बाकी की इंफॉर्मेशन क्या है, रेट बिकम्स 100 टाइम्स व्हेन pH चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। pH 2 to 1 चेंज कर रहा है तो रेट 100 टाइम्स हो गया। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर आपको बताना है। लिटरली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू रेट, ये आपको दे रखा है, रेट बिकम्स 100 टाइम्स। लेट अस से कि इनिशियली रेट अपने पास 1 मान लेते हैं, तो 100 टाइम्स रेट हो गया, तो 1 का 100 टाइम्स कितना हो गया, 100 ही हो गया। व्हेन pH चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, तो शुरुआत में pH अगर 2 है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 2, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻² मोलर। सिमिलरली जब pH 1 हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू 1, तो pH 1 के रेस्पेक्ट में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 मोलर। और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो रेट इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज हो गया, 100 टाइम्स। तो आपको क्या बताना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर कितना दे रखा है, n। चलो बहुत इजी है। रेट हो गया अपने पास शुरुआत में 1 था, k इंटू H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई रेस टू पावर n। थोड़ी देर बाद ऑर्डर इसका कितना हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 100 टाइम्स, k मल्टीप्लाइड बाई रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट k का वैल्यू सेम होगा। रेट कांस्टेंट k का वैल्यू केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के बारे में आपको मेंशन नहीं किया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻⁻1 रेस टू पावर n, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों डेटा सेट को, अपने आप ही आंसर आ गया। 100 इज इक्वल टू 10⁻⁻1 रेस टू पावर n, 10⁻⁻1 कितना होता है, 1/10, तो 1/10 10⁻⁻1 नहीं आएगा, 10⁻1 आएगा, तो 10⁻2 होना चाहिए, तभी ये 100 के इक्वल आ सकता है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 2। केवल आपको रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन दे रखा था, इसी रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को यूज करना था। डिफरेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंट रेट आपको दे रखा है, तो वेरिएबल बेसिकली क्या है अपने पास, n मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली जेई का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के लिए क्वेश्चन है। एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस को एसिड से कैटेलाइज कर सकते हैं, और एसिड का अगर आप अमाउंट इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये थोड़ा बहुत बातें अगर आपको पता होंगी तभी आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताइए, कोई भी एस्टर अगर हमने लिया, एस्टर हाइड्रोलाइसिस की बात है,
एस्टर हाइड्रोलिसिस में हम कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, H+। एसिडिक कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये सब ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस से क्या बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल। और एसिडिक कंडीशन में अगर ये हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे मान लो कि एस्टर है RCOO2, हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करना है एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन का लिविंग ग्रुप के साथ ये बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ OH- एक तरफ H+ अटैच कर दो, तो इस तरीके से फाइनली ट्रिक से ही हम प्रोडक्ट बना देते हैं प्लस R2OH, अगेन एसिड प्लस अल्कोहल बन गया। रिएक्टेंट अपने पास कौन है, एस्टर भी है, वाटर भी है, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप इसको बोलते हो ना, क्योंकि वाटर यहाँ पे एक्सिस अमाउंट में होता है, तो वाटर का जो अमाउंट है ये बेसिकली थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज ही नहीं होगा। जब वाटर का अमाउंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वाटर के अमाउंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन फिर किस पे डिपेंड करेगा, एस्टर पे। रेट इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, एस्टर, और आपने एसिडिक मीडियम रखा है तो एसिडिक मीडियम पे भी ये डिपेंड करता है। एसिडिक मीडियम नहीं होता तो केवल एस्टर पे डिपेंड करता है। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन (1) ये इस तरीके से एस्टर के हाइड्रोलिसिस का, एस्टर के एसिडिक हाइड्रोलिसिस का रेट एक्सप्रेशन आता है। अब देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट एस्टर है, मिथाइल एसीटेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आपको कितना दे रखा है, 1 मोलर बाई अ वीक एसिड। वीक एसिड की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वीक एसिड आपको HA दे रखा है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो इनिशियल, वापस से पढ़ता हूं, इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट 1 मोलर बाई अ वीक एसिड HA 1 मोलर इज 1/100th ऑफ दैट ऑफ बाई अ स्ट्रॉन्ग एसिड HX 1 मोलर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मान लीजिए कि HX के रेस्पेक्ट में HX भी आपको कितना दे रखा है, 1 मोलर, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका रेट 100 टाइम्स आता है इन कंपैरिजन टू अगर वीक एसिड की प्रेजेंस में एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। वीक एसिड की प्रेजेंस में एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रेट कम आएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रेट ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, 100 टाइम्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करता है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे। स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा, ज्यादा। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा। वीक एसिड से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, कम। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम। यहीं से आपको पता चल गया कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो अपने पास मिथाइल एसीटेट एस्टर है इसके हाइड्रोलिसिस के रेट डिपेंड करती है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द K ऑफ HA एसिड। HA अपने पास वीक एसिड है, वीक एसिड का K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। HA है अपने पास, HA से कितना H+ आपको मिलेगा अगर आप ये फाइंड आउट कर लो ना, तो H+ और A- दोनों इक्वल होंगे। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय HA। अगर आपने H+ का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया तो A- का कॉन्सेंट्रेशन भी पता होगा। H+ जितना बनेगा उतना HA डिसोशिएट होगा। HA का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, तो डिसोशिएशन के बाद HA का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा, तो K की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से पता चल जाएगा, जो रिलेशनशिप आपको दे रखा है। लेट अस से कि HA के रेस्पेक्ट में रेट कितना आता है, रेट एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और यहाँ से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है, H+ रेज़ टू पावर 1। क्योंकि यहाँ से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर तो नहीं मिल सकता, वीक एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है, H+। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रेट कितना हो जाता है, 100 टाइम्स, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट दैट इज इक्वल टू एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन, वो तो कांस्टेंट है। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन HX से कितना मिलेगा, 1 मोलर, क्योंकि HX आपको कितना दे रखा है, 1 मोलर, तो H+ भी कितना हो जाएगा, 1 मोलर। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, ये आंसर आ गया। 1/100 दैट इज इक्वल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ये सारा H+ कहाँ से डिसोशिएट हो गया है, HA में से। HA आपको क्या दे रखा है, 1 मोलर,
1 मोलर में से 1/100 डिसोशिएट हुआ होगा, तो ये 1/100 बना है, ये अगर 1/100 बना है तो A माइनस भी 1/100 ही बनेगा। बताइए K इज इक्वल टू H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई एच ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/100, 1/100 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है तो 1 ही एज्यूम कर लो, तो K का वैल्यू कितना हो गया 1/10,000 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। बहुत इजीली आपने ये अप्रोच कर लिया, केवल क्वेश्चन से आपको इतना पता चल गया। अगर आपको पहले भी नहीं पता था तब भी क्वेश्चन से पता चल गया कि एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है, ये हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन में फास्ट होता है, तो बेसिकली H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। H प्लस आयन की जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन आपने इंक्रीज करी ना, रेट इंक्रीज हो गया, तो H प्लस आयन के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना है 1, एस्टर के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना है 1। ये आपको पता होना चाहिए था। रेट एक्सप्रेशन अगर पता नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता है। अगेन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोलिसिस में वो कांस्टेंट होगा, वाटर एक्सिस में होता है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट रिएक्शन अगर चेंज नहीं होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में क्या हो गया, एक तरीके से सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फाइनल क्वेश्चन है, और ये फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक हमने पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, और उस ऑब्जर्वेशन से आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसका रेट कांस्टेंट क्या है। ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता लगाना होता है कि इनिशियली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी थी और टाइम टी पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। नाम क्या था, मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की प्रोग्रेस हमें मॉनिटर करनी है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाता है, और प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जैसे रिएक्टेंट है अपने पास A, तो इनिशियली A कितना प्रेजेंट है, आफ्टर टाइम T इक्वल टू T A कितना प्रेजेंट है 80, E0 और 80 ये दोनों आपको नहीं दिया जाता है लेकिन ऑब्जर्वेशन दिया जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन से आपको गेस करना होगा कि इनिशियली रिएक्टेंट अपने पास कितना प्रेजेंट है, टाइम T पे रिएक्टेंट कितना प्रेजेंट है, और अगर ये दोनों पता चल गया ना तो उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करके बाकी के आंसर भी निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आता है मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही आ सकता है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन, आगे क्या होता है ln दैट इज इक्वल टू k इंटू टी। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी अपने पास रिएक्शन की प्रोग्रेस है उसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो बेसिकली रिएक्शन में कोई गैस बन रहा है तो गैस का वॉल्यूम हम बता सकते हैं, गैस का प्रेशर बता सकते हैं, या फिर अपने पास रिएक्टेंट में कोई टाइट्रेटिंग एजेंट है तो उसका टाइट्रेशन करवा के वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट बता सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हैं। टोटल 4 मेथड आपको बताए थे। इन 4 मेथड में जो भी ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन से आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर ये दोनों आपको पता चल गया, टाइम टी आपको पता है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही आपको मिलेगा, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर, ये देख लो दे दिया। H2O2 अपने पास क्या है, एक्वस स्टेट में दे रखा है, इससे क्या बन रहा है H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। एक गैस कंपोनेंट है यहाँ पे, तो गैस अगर कंपोनेंट है तो प्रेशर या वॉल्यूम में इसकी प्रोग्रेस को मेजर किया गया होगा। कैन बी मॉनिटर्ड बाय टाइट्रेशन मेथड एंड प्रेशर मेजरमेंट, 2 मेथड से मॉनिटर कर रहे हैं। टाइम t इक्वल टू 0, 30 मिनट और इनफाइनाइट पे इस सिस्टम का प्रेशर आपको दे रखा है। व्हेन द प्रोग्रेस ऑफ सेम रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय टाइट्रेशन मेथड, वैल्यू ऑफ टाइट्रेंट KMnO4 कंज्यूम्ड आफ्टर 10 मिनट वाज फाउंड टू बी 20 ml। 2 तरीके से आपने इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया है और उन दोनों प्रोग्रेस का डेटा आपको दे रखा है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे प्रेशर क्या होगा या कितना KMnO4 का वॉल्यूम आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेट कांस्टेंट k की वैल्यू ही निकाल सकते हो। ये डेटा मैं आपको बता देता हूँ। डेटा आपको दे रखा है, टाइम मिनट में है, और जो प्रेशर है ये अपने पास mmHg में है, प्रेशर टोटल है बेसिकली। रिएक्टेंट का प्रेशर क्यों देगा, रिएक्टेंट का प्रेशर अगर दे देगा तो बहुत ईजी नहीं हो जाएगा। टाइम t इक्वल टू 0 मिनट, 30 मिनट, इनफाइनाइट। 0 पे कितना प्रेशर है 200, 375 और 400। 0 पे 200 प्रेशर है, ये रिएक्शन है। टाइम t इक्वल टू 0 पे 200 प्रेशर है,
और टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हम यूजुअली क्या अज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट अभी नहीं बना है। प्रोडक्ट अगर नहीं बना है तो प्रेशर कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में ही अपने पास गैसियस कंपोनेंट है, जबकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे 200 प्रेशर आपको दे रखा है। मतलब इस कंटेनर के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और उस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना है 200 mmHg। अब इसके बाद जब प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा तो वो प्रेशर का इंक्रीमेंट केवल किस वजह से हो सकता है कि H2O2 का डीकंपोजिशन हो, डीकंपोजिशन से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस बने, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस की वजह से 200 mmHg से ज्यादा प्रेशर जनरेट होने लग जाए। ठीक है, अप्रोच करते हैं अब इसको। टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। आप चाहे तो प्रेशर से अप्रोच कर सकते हैं, चाहे तो नंबर ऑफ मोल से अप्रोच कर सकते हैं। रिएक्टेंट आपको कितना दे रखा है, एक्वस में दे रखा है, तो प्रेशर तो कैसे अज्यूम करूं, प्रेशर तो केवल गैसियस कंपोनेंट का ही अज्यूम किया जा सकता है। तो अज्यूम कर लेता हूं कि इसके मोल कितना है A0, तो इसके मोल कितना है अपने पास 0 0। ठीक है, शुरुआत में 0 मोल नहीं होंगे, यहाँ पे लेटस है कि इसके कुछ y मोल हो सकते हैं, होंगे ही सही y मोल, तभी तो इसकी वजह से वहां पे 200 mmHg प्रेशर आ रहा है। A0 में से कितना गया लेटस है कि x, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास A0 में से x अगर गया तो ये कितना बनेगा x, और ये कितना बनेगा x/2। टाइम t इक्वल टू टी मतलब कि 30 मिनट की बात है, और टाइम t इक्वल टू अपने पास इनफाइनाइट की अगर बात करें, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 0। सारा A0 कंज्यूम हो गया तो ये कितना बनेगा A0, और ये कितना बनेगा A0/2। अब बताइए, जितना भी अपने पास गैस का मोल होगा ना, ये मोल किसके प्रोपोर्शनल आएगा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल। तो बताइए गैस के मोल अपने पास कितने हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200 mmHg। टाइम t इक्वल टू 30 मिनट पे अपने पास कितने मोल हैं प्लस y करना तो भूल ही गया, y तो इनिशियली अपने पास प्रेजेंट है, और इतने अभी और H2O2 के डीकंपोजिशन से बन रहे हैं। अब मोल अपने पास कितना हो गया x/2 प्लस y, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 375। और फाइनली अपने पास कितने मोल हैं गैस के, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 400। आपको क्या बताना है कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मतलब होता है, क्योंकि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ही ये अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपको क्या बताना है, इनिशियली रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है A0, और टाइम t पे जो कॉन्सेंट्रेशन है A0 माइनस एक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड AT, ये दोनों आपको बताना है। तो बताइए A0 कहाँ से आएगा, इसको इसमें से माइनस करो, तो ये 200 माइनस 400 हो जाएगा, 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा 200, A0/2, A0/2 यहाँ से आया ये, तो A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 400 है ना। अब और क्या बताना, A0 माइनस एक्स, तो इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 400 माइनस 375 कितना हो जाएगा 25, y माइनस y 0, A0/2 माइनस x/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 25, तो A0 माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50। E0 आपको पता चल गया, E0 माइनस एक्स आपको पता चल गया। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करने के बाद इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की हमें पता चलेगा, ln A0 डिवाइडेड बाई A0 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू KT। ये तो अपने पास क्या है, मोल है, जबकि यहां तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन पुट होती है। तो बताइए मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये H2O2 अपने पास किस में दे रखा है, एक्वस में, लेट अस से कि इसका वॉल्यूम V है, तो मोल में वॉल्यूम का डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम का डिवाइड इधर भी होगा, वॉल्यूम का डिवाइड इधर भी होगा, तब जाके अपने पास H2O2 एक्वस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बना सकते हैं। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेट अस से कि यहाँ से क्या निकल रहा है, O2 गैस निकल रहा है। तो बेसिकली मोल से ही काम चल जाएगा। मोल अपने पास A0 किसके प्रोपोर्शनल है 400 के, A0 माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है 50 के, K मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना स्पेंड किया था 30 मिनट, तो K का वैल्यू कितना आ गया ln 8 डिवाइडेड बाय 30। ln 8 कितना होता है 3 log ln 2, 2 रेज़ टू पावर 3 है, 3 सामने आ जाएगा 30, तो ये कितना हो गया ln 2 डिवाइडेड बाई 10। K की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन देखना, अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि K का वैल्यू हमने बता दिया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो अपने पास पर्टिकुलर सिस्टम है, इसका प्रेशर आपको बताना है 10 मिनट पे, टोटल प्रेशर बताना है, और ये भी बताना है कि जो टाइट्रेंट हम यूज़ कर रहे हैं, टाइम t इक्वल टू 0 और टाइम t इक्वल टू 30 मिनट पे टाइट्रेंट KMnO4 का कितना वॉल्यूम यूज़ होगा। अब मैं ये सब हटा देता हूँ, तो पहले मैं 10 मिनट पे इसका प्रेशर बता देता हूँ, क्योंकि वो बताना अभी बहुत ईजी पड़ जाएगा।
बताइए 10 मिनट पे इसका क्या प्रेशर होगा, ठीक है ना, यही बताना है। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या प्रेशर है 200 mm Hg, टाइम टी इक्वल टू 0 पे टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। लेट अस से कि पीटी प्रेशर माज्यूम कर लेता हूं, और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपको प्रेशर कितना दे रखा है 400 mm Hg। यही एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है। लेट अस से कि शुरुआत में इसके ए नॉट मोल प्रेजेंट है, तो इसका बेसिकली कितना मोल प्रेजेंट है y, क्योंकि इसका इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है, ए नॉट में से x गया तो ये कितना बनेगा x, ये कितना बनेगा x/2, y ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन गैस के टोटल मोल कितने हो गए y प्लस x/2। सिमिलरली इनफाइनाइट पे यहाँ कितने मोल हो जाएंगे ए नॉट प्लस y, ठीक है। और टाइम t इक्वल टू, अब हम किसकी बात कर रहे हैं 10 मिनट की, तो 10 मिनट पे अपने पास ये सिस्टम का क्या प्रेशर हो सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो ln E नॉट माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी। बताइए ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, जो रिएक्टेंट है अपने पास इस रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल है ये, और ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 10 मिनट पे। तो ln2 डिवाइडेड बाई 10 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 10 मिनट, ये हटा देता हूं तो यहां से कितना आ जाएगा ln2। ये वैल्यू जो कॉन्सेंट्रेशन की है ये प्रेशर के रेस्पेक्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितना प्रेशर है 200 mm Hg, और टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर आएगा वो ऑक्सीजन गैस की वजह से आएगा। ऑक्सीजन गैस के कितने मोल हैं y, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200 mm Hg। टाइम टी इक्वल टू टी पे किसका प्रेशर आएगा, ऑक्सीजन गैस का x प्लस x/2 प्लस y, ये गैस के टोटल मोल है दैट इज इक्वल टू pt, ये मान लेता हूं प्रेशर टोटल। और इनफाइनाइट पे अपने पास गैस के कितने मोल हैं ए नॉट बाई 2 प्लस वाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 400 mm Hg। तो बताइए ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इसमें से आप ये माइनस करो, 400 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 200, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200, तो ए नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 400, तो 400 यहाँ पे पुट कर दिया। ए नॉट माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस करेंगे तो पी टी माइनस 400 हो जाएगा, ये सॉरी ए नॉट माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस करना है ना, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 आपको करना है, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, ए नॉट बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल टू 400 माइनस पी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू 400 माइनस पी टी। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा कि टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे इस ऑक्सीजन गैस का टोटल प्रेशर कितना क्रिएट हुआ है जो आपने पीटी एज्यूम किया है। तो ये हो गया ln 400 डिवाइडेड बाई 400 माइनस पी टी मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू ln, सॉल्व करने पे कितना आ रखा है 2, तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 2 हो जाएगी। तो 200 डिवाइडेड बाई 400 माइनस पी टी दैट इज इक्वल टू 2, ये 100 हो गया, तो पी टी इज इक्वल टू कितना हो गया 400 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 300 mm Hg। 10 मिनट के एंड पे इस सिस्टम का जो टोटल प्रेशर है, और वो टोटल प्रेशर केवल किसकी वजह से आ सकता है, ऑक्सीजन गैस की वजह से, इस सिस्टम का टोटल प्रेशर अपने पास कितना हो जाएगा 300 mm Hg। तो एक आंसर तो आपने ये निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है इसकी प्रोग्रेस हम KMnO4 टाइटेंट के वॉल्यूम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके बारे में बेसिकली डेटा हमें क्या दे रखा है कि H2O2 एक्वस है, ये डिकम्पोज होके क्या बनाएगा H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। क्या बता रखा है, व्हेन द प्रोग्रेस ऑफ द सेम रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय टाइट्रेशन मेथड। तो यहां से जो अपने पास ये जो सब्सटेंस है इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं। टाइट्रेट किससे कर रहे हैं, KMnO4 से। KMnO4 बेसिकली किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2O2 के साथ। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली H2O2 के लिए कितना KMnO4 यूटिलाइज करना पड़ेगा। टाइम t इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो ये फुल प्रेजेंट है, सारा का सारा ही प्रेजेंट, अभी तो डिसोशिएट नहीं हुआ। तो H2O2 के लिए आपको KMnO4 का कितना वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम, क्योंकि शुरुआत में तो H2O2 अपने पास कंप्लीट प्रेजेंट है, तो इसके मोल अगर ज्यादा होंगे, इसके ज्यादा मोल के लिए अगर आप इसे टाइट्रेट करना चाहते हो KMnO4 के सॉल्यूशन से, तो KMnO4 सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होगी। टाइम t इक्वल टू टी की अगर बात करें तो ये A0 में से थोड़ा सा कम हो जाएगा।
तो बेसिकली ये अगर कम हो गया तो KMnO4 के साथ जब इनसे टाइट्रेट करेंगे तो KMnO4 का जो वॉल्यूम है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, कम। और अगर मान लीजिए कि टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो KMnO4 का कितना वॉल्यूम टाइट्रेट करने के लिए चाहिए, एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि रिएक्शन तो आपको करना ही नहीं है, H2O2 प्रेजेंट नहीं है, तो H2O2 को टाइट्रेट करने के लिए KMnO4 की रिक्वायरमेंट क्या होगी, जीरो। तो यहां तक भी हम आ रखें। प्रोग्रेस ऑफ द सेम रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय टाइट्रेशन मेथड। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट KMnO4 consumed after 10 minutes was found to be 20 ml। 20 ml KMnO4 आप यूज कर पा रहे हो। अब ये सब हटा देता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जब 10 मिनट पास कर जाते हैं तो टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पे KMnO4 का कितना वॉल्यूम आपको यूज करना पड़ता है, 20 ml। और आपको ये बताना है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे और टाइम t इक्वल टू 30 मिनट पे कितना वॉल्यूम आपको यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 की बात है तो H2O2 अपने पास कंप्लीट प्रेजेंट है। H2O2 के मोल अगर ज्यादा है तो इसको टाइट्रेट करने के लिए KMnO4 के ज्यादा मोल रिक्वायर्ड होंगे। कोई भी इसका स्पेसिफिक मोलैरिटी होगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो KMnO4 का वॉल्यूम है उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा। तो ये आंसर अपने पास कितना आना चाहिए, 20 ml से तो ज्यादा आना चाहिए। टाइम t इक्वल टू 30 मिनट की अगर बात करें, ज्यादा टाइम स्पेंड अगर हो जाएगा तो H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो H2O2 की कम कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में KMnO4 का कम वॉल्यूम यूटिलाइज करना पड़ेगा टाइट्रेट करने के लिए। तो टाइम t इक्वल टू 30 मिनट पे ये आंसर कितना आना चाहिए, 40 ml से कम। अब यहाँ पे इस रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है इसको टाइट्रेटिंग एजेंट के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आपको ऑब्जर्व करना है। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या जनरेट किया था और उसको याद करने के लिए भी आपको बोला है कि A0 दैट मीन्स की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट माइनस V0 और A0 माइनस x टाइम t पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट माइनस VT। V इनफाइनाइट अपने पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट। टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे बेसिकली कितना वॉल्यूम आपको यूज करना पड़ेगा टाइट्रेंट का, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। V0 अपने पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0 और VT कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड एट टाइम t इक्वल टू t। VT का वैल्यू आपको दे रखा है, V0 का वैल्यू भी आपको निकालना है और अगेन VT का वैल्यू निकालना है जब टाइम t इक्वल टू 30 मिनट होता है। तो वापस इधर ही आ जाते हैं और बेसिकली अब तो ये रिएक्शन का ये बाकी के जो मोल्स हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है। ln A0 डिवाइडेड बाई A0 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू KT। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। A0 अपने पास क्या हो गया, H2O2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दिस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट माइनस V0। तो चलो V इनफाइनाइट माइनस V0, A0 माइनस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट माइनस VT दैट इज इक्वल टू K इंटू T। K का वैल्यू कितना है, ln2 डिवाइडेड बाई 10। T का वैल्यू कितना है, 10 मिनट। और 10 मिनट पे KMnO4 जो टाइट्रेंट है इसका कितना वॉल्यूम यूटिलाइज किया जाए, 20 ml। बताइए V0 टाइम t इक्वल टू 0 पे KMnO4 का कितना वॉल्यूम आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। टाइम t इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम होगा, अभी रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा तो रिएक्टेंट बेसिकली KMnO4 को टाइट्रेट करेगा। तो KMnO4 का जो वॉल्यूम है इसकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये V0 आपको अभी पता नहीं है। V इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इनफाइनाइट पे ये जो रिएक्टेंट है ये तो कंज्यूम हो गया। अब जब रिएक्टेंट नहीं है तो रिएक्टेंट को कंज्यूम करने के लिए KMnO4 की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो क्या बोल सकते हैं कि KMnO4 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 0 ml। तो बस ये हो गया ln2, तो 2 हो गया। ये कितना हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चला गया, V0 डिवाइडेड बाई 20 हो गया। तो V0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 ml। इनिशियली जब आपके पास H2O2 मैक्सिमम अमाउंट में है तो इस मैक्सिमम अमाउंट के लिए KMnO4 का मैक्सिमम वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ताकि ये इसको टाइट्रेट कर पाए, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है, 40 ml। तो ये अपने पास आ गया आंसर 40 ml। अगेन ये हटा देता हूं मैं। टाइम t इक्वल टू 30 मिनट पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा टाइट्रेटिंग एजेंट KMnO4 का।
तो 30 मिनट पे क्या होगा, ये और रिएक्ट करके ये सब बना लेगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाएगी तो टाइट्रेटिंग एजेंट KMnO4 का वॉल्यूम कम रिक्वायर्ड होगा। तो बेसिकली 20 ml से यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, कम आना चाहिए। यहाँ पे 20 ml से आंसर कम आएगा। अगेन ln A0 डिवाइडेड बाई A0 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू KT। ln A0 किसके प्रोपोर्शनल होता है, V0 सॉरी V इनफाइनाइट माइनस V0, V इनफाइनाइट माइनस VT के प्रोपोर्शनल होता है A0 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू KT। K की वैल्यू कितनी है, ln 2 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना हो गया, 30 मिनट हो गया इस बार। ठीक है, ये 0 होगा। V0 की वैल्यू आपने 40 कैलकुलेट किया था, VT आपको पता नहीं है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव चला गया, ln से ये हो गया 3 हो गया, 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ln 8 हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाई VT दैट इज इक्वल टू 8, तो VT इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 ml। टाइम t इक्वल टू 30 मिनट पे टाइट्रेटिंग एजेंट KMnO4 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 5 ml। टाइम t इक्वल टू 0 पे जब H2O2 मैक्सिमम प्रेजेंट है तब H2O2 के लिए KMnO4 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 20 ml। और टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पे H2O2 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, 20 ml। ये सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा था, तो ये फाइनल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। और इस फाइनल क्वेश्चन से कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ, मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। और यहाँ पे इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के जो दो मेथड है, पहला क्या हो गया प्रेशर मेजरमेंट और दूसरा क्या हो गया मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट। ये दोनों मेथड्स हमने क्लियर कर लिए। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आपको दिए थे, ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए और ये रिवीजन कंप्लीट हो जाता है।